क्या लगता है कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा? स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा नए पायलटों और भारतीय वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले भावी पायलटों को एक संदेश देते हैं। मैं कहूंगा कि लड़ाकू विमान उड़ाना एक शानदार प्रोफेशन है, शायद ये सबसे बढ़िया प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के साथ ही कुछ चुनौतियां जुड़ी होती हैं और यही चुनौतियां इसे शानदार बनाती हैं। कभी भी हालात को खुद पर हावी न होने दें। आपको किसी भी तरह के संकट से पार पाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये चुनौतियां ऐसे समय होती हैं जब आप अपने वर्षों की ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत से हासिल किए गए अपने अनुभवों से काम ले सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार दुबे आज इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे स्क्वाड्रन लीडर की कहानी लेकर आया हूँ जिन्होंने अपनी सूझबूझ से अपनी ही जान नहीं बल्कि जिस विमान को वह उड़ा रहे थे उसको भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी यह कहानियां पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी ये कहानियां सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं जिसको हम किताबों और इंटरनेट के माध्यम से आप लोग के सामने लेकर आते हैं। साथियों आप लोगों से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की कहानी में। क्या लगता है कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा? स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा। जामनगर गुजरात 1 जून 2016। स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा उम्र 30 साल। रोजाना की तरह आज भी वह सवेरे जल्दी उठ गए थे। गुजरात में कच्छ की खाड़ी, जामनगर एयरफोर्स बेस। आज दिन गर्म था और दिन था बुधवार। उत्तर पश्चिम की ओर से आई हल्की हवा ने स्टेशन के चारों ओर के माहौल को अपने आगोश में ले लिया था। शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने अपने क्वार्टर की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर देखते ही उनके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि फ्लाइट के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। युवा पायलट बिस्तर छोड़कर अपने घर के बाहर बरामदे में निकले। हल्की सी अंगड़ाई ली, हाथों व पैरों को थोड़ा खींचा और हड्डियों से नींद की खुमारी को भगाने की कोशिश की। सेना के अन्य पायलटों की तरह ही वह भी उस सुबह कसरत के लिए जाएंगे। यही कसरत होती है जो भारतीय सेना और वायुसेना के पायलटों को चुस्त दुरुस्त और किसी भी मिशन के लिए हमेशा तैयार रखती है। लेकिन अभी कोई मारामारी नहीं थी, इसे शांतिकाल कहते हैं। इससे पहले किसी भारतीय लड़ाकू विमान ने अगर युद्ध के इरादे से आसमान में उड़ान भरी थी तो वह था कारगिल संघर्ष। उसे भी 17 साल बीत चुके थे। उस समय स्क्वाड्रन लीडर शर्मा 13 साल के थे। यही उम्र थी जब खेलों में उनकी रुचि उभरी थी। उन्हें अपने पिता की कहानियां याद है। उनके पिता भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट थे। उनके पिता उन्हें बताया करते थे कि कैसे भारतीय लड़ाकू विमानों ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया था। न्यूज चैनल उस जमाने में मीडिया जगत में नए नए ही थे। न्यूज चैनलों ने कारगिल युद्ध की तस्वीरें और वीडियो दिखाए थे। उन्हें देखकर भारतीय जनमानस ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। उनके पिता के पास DC-3 डकोटा परिवहन विमान और कैनबरा लाइट बॉम्बर था और वह दशकों पहले पूर्वोत्तर के अशांत इलाकों में तैनात रहे थे। रिजुल अपने लड़कपन के दौर से गुजर रहे थे और उनके पिता उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे। कारगिल युद्ध की कहानियों ने विमान उड़ाने के उनके सपने पर अपनी मुहर लगा दी थी। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। एक नई टी शर्ट और जीन्स पहने युवा स्क्वाड्रन लीडर ने अपनी पत्नी दीपिका को गुड बाय कहा था। गुड बाय कहकर वह अपनी यूनिट में ब्रीफिंग रूम में चले गए थे। यूनिट MiG-29 स्क्वाड्रन करीब 3 किलोमीटर दूर थी। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इस स्क्वाड्रन की स्थापना की गई थी और इसका कोड नाम फर्स्ट सुपरसोनिक्स रखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सुपरसोनिक MiG-21 जेट विमानों को उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन थी। 1990 के दशक के बाद से यह स्क्वाड्रन एक दूसरी किस्म के विमानों का संचालन करती आ रही है। हालांकि इन विमानों को भी महान रूसी मिकोयान गुरविच कंपनी ने बनाया है। इस नए किस्म के विमान का नाम है MiG-29 फुलक्रम। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने यही विमान उड़ाया। उस दिन युवा पायलट को सुबह उनके स्क्वाड्रन कमांडर की ओर से फ्लाइंग ऑर्डर मिला। उन्हें आदेश दिया गया कि वह एक एयरफ्रेम और इंजन सॉटी पर जाएंगे। यह एक प्रकार का सबसे परेशान करने वाला टेस्ट होता है जिसमें ये सुनिश्चित करना होता है कि विमान एकदम दुरुस्त है और साथ ही विमान अपने डिजाइन की सीमाओं के परे जाकर भी काम करने के लिए फिट है। इस प्रकार का फ्लाइंग टेस्ट इसलिए भी होता है ताकि विमान के कल पुर्जे चालू हालत में रहे और पायलट भी अपनी फ्लाइंग मशीन से ज्यादा दोस्ती कायम कर सके और दोनों के बीच बेहतर तालमेल बैठ सके।
अपने गहरे नीले रंग के फ्लाइट सूट के ऊपर जी सूट की बेल्ट बांधते हुए स्क्वाड्रन लीडर शर्मा छलांग लगाकर अपने मिग 29 में चढ़ गए, जिसे वे उस दिन उड़ाने वाले थे। विमान की सारी प्रणालियों को एक बार फिर से जांच लिया गया और यह भी पक्का हो गया कि आज मौसम उड़ान भरने के लिहाज से एकदम अनुकूल है। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा कच्छ की खाड़ी में नीले आसमान के नीचे अपने मिग 29 के साथ सफर पर निकलने वाले थे। वह कॉकपिट में बैठे और बेल्ट बांध ली तथा हेलमेट लगा लिया। वह अपने हेलमेट के अगले हिस्से को बाद में आंखों पर लेकर आएंगे जब सूरज अपनी तेजी दिखाएगा। विमान की पावर ऑन कर दी गई और कॉकपिट के भीतर माहौल जीवंत हो गया। हल्की सी खराश जैसी आवाज के साथ चालू होने के बाद मिग 29 के 2 क्लिमोव RD-33 जेट इंजन धीरे धीरे उस आवाज के स्तर पर आ गए जो जमीन पर खाली खड़े होने पर इंजन में से सुनाई देती है। ब्रेक छोड़ते हुए पायलट जेट को पार्किंग से धीरे धीरे बाहर ले आए। इसके बाद उन्होंने जेट को एप्रेन की ओर ले जाना शुरू कर दिया, जहां से लंबा रनवे शुरू होता है। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा कॉकपिट में बैठे उड़ान भरने की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह बेस के चारों ओर देखा। जामनगर एयरफोर्स स्टेशन एक पुराना लड़ाकू बेस है। भारत को आजादी मिलने के तुरंत बाद ही यह अस्तित्व में आया था। शुरुआत में यहाँ पर पायलटों को अपनी बमबारी के कौशल को धारदार बनाने के लिए उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। सन 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान पाया गया कि पाकिस्तान पर बम बरसाने के लिए ये तो बहुत ही उपयोगी बेस साबित हुआ है। उसके बाद ही 1979 में उसका दर्जा बढ़ाकर उसे प्रमुख लड़ाकू विमान बेस का दर्जा दिया गया। 1990 के दशक की शुरुआत में पहली बार इस बेस को सोवियत संघ निर्मित पहला मिग 29 फल्क्रम विमान मिला। भारतीय वायुसेना अपने मिग 29 विमानों को बाज कहती है, जो फाल्कन का उर्दू नाम है। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा वर्षों से मिग 29 विमान उड़ा रहे थे। अपने स्क्वाड्रन के साथियों की तरह ही उन्हें भी अपने इस बाज से बेहद प्यार था, जो हवा में कमाल का कौशल दिखाता था। शीत युद्ध के दौरान इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पायलट इसको आसानी से संभाल सकते थे। उसके बाद ये दुनिया भर की वायुसेनाओं में लंबे समय से अपने जौहर दिखाता आ रहा है। आमने सामने की लड़ाई से इतर भी ये लंबे मिशन पर बेहद कामयाब माना जाता है। जामनगर में भारतीय हाथों में पहुंचकर मिग 29 ने विभिन्न मिशनों के दौरान साबित कर दिया था कि उसका नाम ऐसे ही बाज नहीं है। अरब सागर के ऊपर पोत रोधी मिसाइलों से लैस होकर अपनी ताकत का परिचय देने से लेकर इसने पाकिस्तान की ओर से आने वाले घुसपैठियों को भी अच्छी धूल चटाई थी और भारतीय वायु क्षेत्र की बखूबी रक्षा की थी। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा और उनके जेट को ऐसे मिशनों में कई बार चौकन्ना होकर उड़ान भरनी पड़ी थी, लेकिन जून 2016 की सुबह में कहीं किसी प्रकार का खतरा नहीं था। न तो हवा में कोई घुसपैठिया था और न ही समुद्र में कोई संदिग्ध गतिविधि थी जिसके लिए चिंता करनी पड़ती। सिर्फ साफ नीला आसमान था और उनके हेलमेट में लगे हेडफोन से हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट बाद 10 बजने से ठीक पहले जामनगर ग्राउंड कंट्रोल ने उन्हें उड़ान भरने की अनुमति दी। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने थ्रोटल को धीरे से आगे धकेला। मिग 29 हल्का सा गरजा और फिर तेजी से दहाड़ने लगा। जेट के इंजन के एयर एक बना ने ट्विन नोजल से संतरी रंग की आग की 2 लपटें निकाली। इसके बाद मिग 29 जमीन को छोड़कर हवा में पहुंच गया। उन्होंने तेजी से जेट को सीधे 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लड़ाकू विमान की खिड़की से बेस धीरे धीरे बहुत नीचे छूट गया था। एकदम सीधी उड़ान के बाद जब विमान हवा में समतल हुआ तो स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने विमान के एयरफ्रेम और दोनों इंजनों की प्रणालियों की तेजी से जांच की। इसके बाद उन्होंने इंजनों में कुछ ईंधन भेजा और जेट को ऊपर की ओर करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर ले गए। कच्छ की खाड़ी की ओर से उड़कर आए घने बादलों को चीरते हुए जेट ऊपर पहुंच गया। लड़ाकू विमान के अगले हिस्से में पर्सपेक्स ग्लास लगा हुआ था और वह सूरज की तेज रोशनी में कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने अपने जेट को थोड़ा सीधा किया और उसे एक स्थिर गति में डाल दिया। उन्हें जेट के जिन टेस्ट बिंदुओं पर काम करना था उनमें मिग 29 को उसकी क्षमता से अधिक सुपरसोनिक कॉरिडोर में लेकर जाना था, जहां विमान एक ऊंचाई पर ध्वनि की गति से भी अधिक गति से उड़ेगा और इस दौरान उसी गति को बनाए रखते हुए वह कई अन्य काम भी करेगा। इस दौरान पायलट विमान के एयरफ्रेम की प्रतिक्रिया और इंजन के प्रदर्शन को जांचेगा। सूरज स्क्वाड्रन लीडर के बाएं ओर था और रोशनी तेज थी, इसीलिए उन्होंने अपने हेलमेट के अगले हिस्से को नीचे कर लिया। कई किलोमीटर दूर जामनगर एयरबेस क्षितिज से भी गायब हो गया। अब पायलट ने थ्रोटल को बढ़ाकर मैक 1.1 1358 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर दिया। विमान ध्वनि की गति की सीमाओं से परे जा चुका था और इसके बाद स्क्वाड्रन लीडर ने विमान की नियमित जांच शुरू कर दी। कॉकपिट में लगे उपकरण सामान्य रूप से काम करने का संकेत दे रहे थे।
वे सभी प्रणालियां पायलट को बता रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है और सब नियंत्रण में है। यही एक चीज होती है जिसे पायलट बाकी सब चीजों से अधिक प्यार करते हैं। सब कुछ नियंत्रण में और अनुमान के मुताबिक हर प्रणाली की जांच पूरी हो गई थी। बेस से करीब 110 किलोमीटर दूर स्क्वाड्रन लीडर शर्मा जांच के अगले चरण को शुरू ही करने वाले थे कि उन्होंने गौर किया कि कॉकपिट में से सीटी बजने जैसी आवाज आ रही है। यह ऐसी आवाज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पूरी तरह सुरक्षित और एयर कंडीशन लड़ाकू विमान के कॉकपिट में पायलट को केवल 3 चीजें सुनाई देती है: इंजन की लयबद्ध आवाज, ग्राउंड कंट्रोल से रेडियो आवाज और अपनी खुद की सांस लेने की आवाज। पायलट का हेलमेट इस तरह से बना होता है कि उसमें बाहर की कोई आवाज नहीं आ सकती, लेकिन तेज सीटी बजने की आवाज बहुत जल्द अलग ही पहचान में आ रही थी। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने अपने हेलमेट के अगले हिस्से को ऊपर की ओर हटाया और चारों ओर एक नजर डाली। जैसे ही उन्होंने वह किया, सीटी की आवाज अचानक बंद हो गई और उसके बाद वह अचानक फिर से शुरू हो गई। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा बताते हैं, मैंने ऊपर देखा, कॉकपिट की ऊपर की ग्लास की छत पूरी तरह चूर चूर हो चुकी थी और उसका एक हिस्सा उड़ गया था। कुछ हिस्से टूटकर कॉकपिट में गिर गए थे। मैंने महसूस किया कि कोई चीज मेरे कंधे पर आकर गिरी है। मुझे तेज दर्द हुआ, मुझे एकदम सदमा सा लगा। मुझे ये समझने में कुछ क्षण लगे कि आखिर हुआ क्या था। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने उस दिन की घटना कुछ इस तरह से बताई। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसको बताना उतना ही मुश्किल है जितना इसकी कल्पना करना। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा अभी भी अपने कॉकपिट में बेल्ट बांधे बैठे हुए थे। कल्पना करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वह एक ध्वनि की गति से भी तेज गति से उड़ रहे एक ऐसे लड़ाकू विमान को उड़ा रहे थे जिसका ग्लास कवर नहीं था। सामने से आती हवा का वेग इतना अधिक था कि वह सीधे उनके चेहरे को चीर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो हवा का वेग उन्हें सीट पर ही किसी पोस्टर की तरह चिपका देगा। जिस गति पर जेट उड़ रहा था, उस गति पर हवा की गर्जना ने एक और नई समस्या खड़ी कर दी थी। चूंकि अभी भी वह ध्वनि की गति से तेज उड़ रहे थे, तो जितनी भी आवाज थी वह उनके पीछे थी। अब तक एक बात स्क्वाड्रन लीडर को स्पष्ट हो चुकी थी, वह दर्द के मारे अपना दायां हाथ हिला तक नहीं पा रहे थे और उनके बाकी शरीर को इतनी अधिक ऊंचाई पर शून्य के बराबर तापमान ने बर्फ में तब्दील कर दिया था। उनका शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया था। कुछ क्षण सदमे की हालत में रहने के बाद स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा ने अपने होशो हवास को संभाला और तुरंत इस भीषण संकट से निकलने के लिए उनका दिमाग काम में जुट गया। एक फ्लाइंग कैडेट और नौसिखिए पायलट के तौर पर उन्हें आपात स्थिति से निपटने के जो भी उपाय सिखाए गए थे वे उनके दिमाग में दौड़ने लगे। सदमे और तापमान के कारण उनका शरीर एक तरह से बेहोशी की हालत में चला गया था। उन्होंने सबसे पहले कुछ भी अगला कदम उठाने से पहले उन्होंने विमान की गति कम कर दी। MiG-29 अभी भी तेजी से उड़ रहा था, लेकिन खुली छत के कारण पैदा हुए एरोडायनामिक्स हलचल के कारण विमान किसी पत्ते की तरह हिल रहा था। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने थ्रोटल को पीछे खींचा तो विमान बुरी तरह हिलते हुए धीमा हो गया। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा बताते हैं, जब मेरे होशो हवास थोड़े लौटे तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी, मुझे विमान को संभालना है। मुझे याद है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं सोच रहा था कि इन्हीं हालात का सामना करने के लिए हमें सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है। आपने कभी सोचा नहीं होता है कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तब आपको समझ में आता है कि आपने जो सीखा था वह क्यों सीखा था। पायलट ने थ्रोटल को पीछे खींचना जारी रखा। वह इस उम्मीद में ऐसा कर रहे थे ताकि ठंड और दर्द के मारे उनका शरीर जो सुन्न पड़ गया था उसमें हरकत हो। सुपरसोनिक स्पीड तक विमान की गति को धीमा करने के बाद एक तेज गड़गड़ाहट हुई। उसने स्क्वाड्रन लीडर शर्मा को हिला दिया, लेकिन इससे उनकी चेतना काफी हद तक लौट आई और वह अलर्ट हो गए। अब जेट के इंजनों की भयंकर आवाज भीतर तक आ रही थी और यह पहले से कहीं ज्यादा कानफोर महसूस हो रही थी। ठंड और ऊंचाई के दबाव ने पायलट के शरीर को तोड़ दिया था। उनके कान लगभग बहरे हो गए थे। अब उन्हें केवल चुटकी काटने जैसा दर्द महसूस हो रहा था, जो कि अधिक ऊंचाई पर हवा के कारण होता है। उनके शरीर का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह अभी भी सुन्न था। जेट जरा सा भी हिचकोला खाता तो हवा के तेज दबाव से उनका सिर कॉकपिट में घूम जाता। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा को इस घटना के दौरान जिन हालात का सामना करना पड़ा उन्हें भारतीय वायुसेना के शब्दों में केवल असुविधा कहा जाता है। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा की कॉकपिट में क्या हालत हो रही होगी उसे इस बात से समझा जा सकता है कि जैसे आसमान में किसी बड़ी सी वॉशिंग मशीन के भीतर किसी इंसान को बैठा दिया जाए और मशीन चला दी जाए, और यह साधारण मशीन नहीं बल्कि MiG-29 का कॉकपिट था और पायलट न केवल खुद पर बल्कि विमान पर भी काबू पाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। उस समय विमान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा किसी तरह से विमान को करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए थे। अभी भी विमान उनकी हालत के हिसाब से बहुत तेज गति से उड़ रहा था और जो भयानक ठंड थी
उसके बारे में तो वह कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फ का भारी हथौड़ा उनके चेहरे, गर्दन और पसलियों पर मार रहा था। कॉकपिट की छत उड़ने के बाद पहली बार स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क कायम करने की कोशिश की। इससे पहले उन्हें इतना संभलने का मौका ही नहीं मिला था कि वह इसके लिए कोशिश कर पाते। हवा की गरज इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे सकता था। इतनी कम रफ्तार पर भी वह कुछ नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए वह लगातार जोर जोर से चिल्लाकर अपने ग्राउंड कंट्रोलर्स को घटना की जानकारी दे रहे थे। वे इस उम्मीद में चिल्लाए जा रहे थे कि शायद कोई उनके संदेश को कंट्रोल टावर में उनके साथियों को पहुंचा दे। बार बार वह रेडियो टॉकी में चिल्ला रहे थे कि वह इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बेस पर लौट रहे हैं। उनके कंधे में दर्द इतना भयंकर था कि उनका दायां हाथ एक तरह से बेकार ही हो गया था। वह हाथ शिथिल पड़ गया था, उंगलियों में कोई हरकत नहीं हो रही थी, एक भी नस में जान नहीं बची थी। अपने बाएं हाथ से उन्होंने थ्रोटल को पीछे खींचना जारी रखा और वह उसे 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक नीचे ले आए। उस समय विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों में एक और समस्या हो गई है। कॉकपिट की छत उड़ने के बावजूद जेट ने साबित कर दिया था कि वह उड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सुरक्षित रूप से लैंड कर जाएगा। विमान जब लैंड करता है तो उसके एयरफ्रेम और धातु के ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा को यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि कॉकपिट की छत उड़ने से जेट के बाकी हिस्सों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे विमान की टेल, पंखों और बाकी उसके ऐसे अंगों पर असर पड़ सकता है जो विमान को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर और ऐसे हालात में इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। वह तो कॉकपिट में पीछे मुड़कर देखने की हालत में भी नहीं थे। उन्होंने खुद से कहा, ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। उन्हें खुद को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि यदि विमान के लैंड करते समय कोई हादसा हुआ तो उनके पास बाहर निकलने के लिए सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा, एक क्षण भी नहीं। इस मोड़ पर आकर स्क्वाड्रन लीडर खराब हो चुके मिग-29 से बाहर निकलने का फैसला कर सकते थे। विमान की लैंडिंग को लेकर वह दुविधा में थे और यह विमान को छोड़ने और अपनी जान बचाने का एक ठोस आधार था। इंसानी जिंदगी से अधिक कीमती कुछ नहीं है और पायलट इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि उनका विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने 10 सेकंड तक इंतजार किया और तेजी से मन ही मन अपने अगले कदम के बारे में सोचा। इसके बाद उन्होंने फैसला किया, जेट को छोड़कर नहीं जाने का। विमान की सभी नियंत्रण प्रणालियों की जांच पूरी हो गई थी। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने विमान के थ्रोटल को थोड़ा और पीछे खींचा। वक्त ही खराब कहिए कि विमान की गति धीमी होने और ऊंचाई कम होने के साथ ही कॉकपिट के भीतर परेशानी और बढ़ गई। उस समय हवाएं अधिक हिंसक हो उठी थी। समुद्र तल की घनी हवा के कारण जमीन के आसपास विमान का डगमगाना और बढ़ गया। वह याद करते हैं, कॉकपिट के भीतर हवा मेरे गालों पर चांटे मार रही थी। मुझे बाहर की आवाज क्या, मेरे रेडियो टॉकी की भी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। मैंने केवल ग्राउंड कंट्रोल को बताया था कि मुझे क्या चाहिए। मिग-29 का हुलिया पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसका आगे का हिस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा था। विमान उतरने के लिए अंतिम चरण में पहुंच गया और तभी सामने हवाई पट्टी नजर आई। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने अंतिम क्षणों में विमान को लैंडिंग के लिए उचित स्थिति में घुमाया तो उनका दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्हें लग रहा था कि वह किसी भी समय बेहोश हो सकते हैं। इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है कि हवा की गर्जना के बीच भी कॉकपिट से भेजा गया उनका संदेश सही जगह पहुंच गया था। इस वक्त हवाई अड्डे पर विमानों की काफी आवाजाही रहती है, लेकिन पूरे हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों को खाली करा लिया गया था। उस हवाई अड्डे का इस्तेमाल सामान्य उड़ानों के लिए भी होता था। विमान करीब 6,500 फीट की ऊंचाई पर था जब स्क्वाड्रन लीडर को बादलों के बीच से नीचे उतरते हुए हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। जैसे ही वह विमान को लैंड कराने वाले थे कि ग्राउंड कंट्रोलर्स ने उन्हें सूचित किया कि हवाई पट्टी पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। स्क्वाड्रन लीडर ने चिल्लाकर जवाब दिया, मुझे तो चेहरे पर हवा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती महसूस हो रही है। इतना कहकर उन्होंने विमान को हवाई पट्टी पर उतार दिया। जामनगर हवाई पट्टी पर विमान एकदम सही तरीके से उतर गया। बचाव दल और आपात सेवा गाड़ियां तैयार खड़ी थी। बचाव टीम ने उन्हें तुरंत जेट में से निकाला और स्ट्रेचर पर लिटा दिया। स्ट्रेचर पर लेटे हुए स्क्वाड्रन लीडर ने उन लोगों की ओर देखा जो उन्हें लेकर चल रहे थे। उनकी वर्दियों के पीछे से जामनगर का आसमान दिख रहा था। हवा की गर्माहट ने स्क्वाड्रन लीडर के सुन्न पड़े शरीर में हरकत ला दी और दर्द की एक तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। स्क्वाड्रन लीडर को सीधे बेस अस्पताल ले जाया गया।
सिर पर लगी चोटों और कंधे पर लगी चोट के लिए उनका पूरा चेकअप किया गया। चोट का शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर अधिक असर हुआ था, लेकिन कोई बाहरी घाव नहीं था। अस्पताल के अपने बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने अपनी पत्नी दीपिका को फोन किया। वह बेस पर अपने घर में थी। दीपिका को अभी तक पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, और स्क्वाड लीडर को इस बात से बड़ी राहत मिली कि उनकी पत्नी को घटना का पता नहीं चला है। स्क्वाड लीडर शर्मा बताते हैं, वह दहशत में आ जाती, कोई भी आ जाएगा। वह मुझे देखने के लिए अस्पताल दौड़ी हुई आई और उसी समय उसे सारी बात पता चली और यह भी बताया गया कि सब ठीक हो जाएगा। घायल पायलट ने दिल्ली में अपने माता पिता को फोन किया। उनके पिता विंग कमांडर संदीप शर्मा और मां नीता सदमे की हालत में थे और अपने बेटे की चिंता उन्हें खाए जा रही थी, लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद थी कि वह जल्दी ही फिर से विमान उड़ा सकेंगे। उनकी मां बड़ी बेचैनी के साथ लड़ाकू फ्लाइट से अपने पति के लौटने का इंतजार करती थी और उनकी सारी जिंदगी ऐसी ही बेचैनियों में बीती थी। उन्होंने अपने बेटे से बात करने से पहले खुद को संभाला। वह कहती है, मैं अपने बेटे को जानती हूँ। जब वह ऊपर हवा में था तो उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। उनके पिता ने कहा, रिजुल के जमीन पर लौटने के पूरे 1 घंटे बाद मुझे बात पता चली। रिजुल की आवाज में कहीं कोई दर्द या बेचैनी नहीं थी। वह एकदम मस्त और शांत था। वह बहुत ऊंचे उड़ता है लेकिन पैर जमीन पर रखता है। विंग कमांडर शर्मा कहते हैं, रिजुल की मां बहुत बहादुर है। उन्होंने उसी तरह से बात की जैसे मैंने की। उन्हें चिंता हो रही थी, लेकिन केवल मैं ही उनके चेहरे पर चिंता देख सकता था। कोई दूसरा नहीं कह सकता था कि उन्हें कोई चिंता सता रही है। जामनगर में बेस अस्पताल में स्क्वाड लीडर शर्मा बिस्तर पर लेटे हुए थे। डॉक्टरों ने उनकी हालत देखकर कहा था कि उन्हें अभी पूरी तरह ठीक होने में काफी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन डॉक्टरों को यह देखकर हैरानी हुई कि युवा पायलट कुछ ही दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। और इतना ही नहीं, 1 सप्ताह बाद वह फिर से कॉकपिट में थे। वह बताते हैं, ठीक होने के बाद वह पहली उड़ान काफी खास थी। मेरे अंदर एक ऐसी भावना थी जैसे जंग जीतकर लौटने वाला कोई विजेता फिर से जंग में जाता है, लेकिन आप उस समय खुद से बातें करते रहते हैं, बेचैनी होती है, लेकिन आप खुद को ये तसल्ली भी देते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, और यदि होता भी है तो मुझे सिखाया गया है कि कैसे निपटना है। एक उस हादसे के समय विमान को सुरक्षित उतारे जाने की गारंटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद स्क्वाड लीडर शर्मा ने अपने बदहाल विमान से बाहर निकलने का फैसला क्यों नहीं किया। ऐसी हालत में विमान को उतारने से उनकी जान जा सकती थी, या ये भी हो सकता था कि वे भविष्य में कभी विमान उड़ाने लायक ही नहीं रहते। इस सवाल के जवाब में वह कुछ सोचते हुए कहते हैं, विमान को छोड़कर बाहर निकलना एक रास्ता था। मेरे कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से यह एक रास्ता था, लेकिन पहले मैं ये पता लगाना चाहता था कि क्या विमान को संभाला जा सकता है। यदि मैं विमान पर से नियंत्रण खो देता तो शायद मुझे निकलना पड़ता। मैंने सोचा कि यदि मैं खुद और विमान को बचा सकता हूं तो सबसे पहले मुझे यही काम करना चाहिए। भारत के मिग-29 बेड़े का इस समय चरणबद्ध तरीके से उन्नयन किया जा रहा है। इसके बाद यह विमान एक युद्धक विमान के रूप में बहुत सारी भूमिकाएं निभा सकेगा। उस दिन स्क्वाड लीडर शर्मा जो विमान उड़ा रहे थे, उसका अभी तक उन्नयन नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व देती है और हादसों की असली जड़ तक पहुंचने में अपने सारे संसाधन लगा देती है। ऐसे हादसों की जांच कोई आसान काम नहीं होती। स्क्वाड लीडर शर्मा नए पायलटों और भारतीय वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले भावी पायलटों को एक संदेश देते हैं। मैं अपने छोटे भाई बहनों को एक संदेश देना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि लड़ाकू विमान उड़ाना एक शानदार प्रोफेशन है, शायद ये सबसे बढ़िया प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के साथ ही कुछ चुनौतियां जुड़ी होती हैं और यही चुनौतियां इसे शानदार बनाती हैं। कभी भी हालात को खुद पर हावी न होने दें। आपको किसी भी तरह के संकट से पार पाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये चुनौतियां ऐसे समय होती हैं जब आप अपने वर्षों की ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत से हासिल किए गए अपने अनुभवों से काम ले सकते हैं। अगले जन्म में भी मैं फाइटर पायलट ही बनना चाहूंगा। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा उस हादसे के बाद से लगातार विमान उड़ा रहे हैं। उन्हें अपने साहस, कुशलता और कॉकपिट में दिखाई गई हिम्मत व समझदारी के लिए गणतंत्र दिवस परेड पर बहादुरी की खातिर वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार इसलिए भी प्रदान किया गया कि उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति के एक खूबसूरत और बेशकीमती हिस्से मिग-29 को भी बचा लिया। स्क्वाड्रन लीडर शर्मा बताते हैं, उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे कॉकपिट में फिर से बैठने में कोई हिचक नहीं हुई। जब मैं एनडीए ज्वाइन कर रहा था तो मेरे पिता ने मुझे बताया था, जिंदगी की कमान अपने हाथों में तो अपनी कमान जिंदगी के हाथों में मत दो।
तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें। ये कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching the story. If you like the story, then please don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos with your friends. Stay tuned for more upcoming stories. Jai Hind.